क्लास दहम के तलबा बहुत परेशान थे। परेशानी की वजह साइंस मज़ामीन के असातिज़ा कराम का रवैया था। ये नहीं था कि वो जानबूझकर तुलबा को मारते थे, बल्कि उनका मकसद ये था कि मुस्तकबल के मेमार अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लें और सालाना इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल करें। लेकिन तलबा ये समझते थे कि ये हमें जानबूझकर पैंटते हैं। खास तौर पर सर हफीज जो मीथ पढ़ाते थे, उनको अल्लाह वास्ते का बीर था। मिजाज में बहुत पढ़ाने में निहायत माहिर संजीदगी, मगर किसी बच्चे की गलती को मुआफ नहीं करते थे। पूरी क्लास में अंजुम ही वाहिद लड़का था जवान इसातिज़ा कराम की मारपीट के आगे मुजाहमत करने की जरात करता, और इसी तरह उसने अपने कुछ हमनवा भी बना लिए जो आने वाले हर असातिज़ा को मौके मिलते ही तंग करने से बाज ना आते। कभी अंजुम अलमारी में इल्फी डाल देता कि ना अलमारी खिले और ना मौला बख्श उस्ताद के हाथ में आए, कभी मौला बख्श को छिपा देता। एक रोज सर हफीज ने मीत का टीस्ट लिया, जिसमें चंद तलबा ने तो कुछ न कुछ कर लिया, मगर अंजुम फील हो गया तो सर हफीज ने मौला बख्श की मदद से अंजुम को पीट डाला कि अचानक अंजुम ने आगे बढ़कर सर हफीज की कलाई को जोर से मुरूड़ दिया और दर्द की शिद्दत से उन्होंने मारना छोड़ दिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा कुछ नहीं, मगर खामोशी से रजिस्टर उठाया और क्लासरूम से चले गए। बजाय उसके कि अंजुम शर्मिंदगी महसूस करता, उसने निहायत ढटाई से बड़े फख्र से हर एक तालिब इल्म को बताना शुरू कर दिया। स्कूल में क्लास दहम के तलबा शरारती टोले के नाम से मशहूर हो चुके थे। हर उस्ताद के साथ मजाक करना आवाजें किसनान का मामूल बन चुका था, और कई बार हेड मास्टर ने भी प्यार और सख्ती के साथ कई बार तनबिया की, मगर चंद दिनों बाद दोबारा इसी तरह हो जाते। गर्मियों की छुट्टियां बिल्कुल करीब थीं, और हर उस्ताद की कोशिश थी कि कम वक्त में अपने तुलबा को ज्यादा से ज्यादा इल्म दें। कि उन्हीं दिनों में इब्तदाई तरबियत पाने वाले असातिज़ा कराम भी आ गए, और सब उसातिज़ा ने अपने अपने कमरे मिलते ही उसे सजाना शुरू कर दिया। हर कमरा जमायत खूबसूरत व रंगीन तस्वीरी चार्ट से बहुत दलक्ष मंजर पेश कर रहा था। जमायत दहम के तुलबा को पढ़ाने की जिम्मेदारी सर अमीन के हिस्सा में आई। ये इस्लामियात के उस्ताद थे, मगर हसब मामूल इन तुलबा ने भी उनको उस्ताना शुरू कर दिया। खुद भी और दूसरों को भी अपने हाथ मिलाकर कमरा जमायत में इतना शूर बरपा करते कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती, और उस्ताद मोहतरम बार बार खामोश होने का कहकर हलकान हो जाते थे, मगर उन्होंने निहायत सब्र के साथ यह सलूक बर्दाश्त किया। ये तरबीती इसातिज़ा कराम 15 योम के लिए इस स्कूल में आए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी शुरू के दिन हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये तलबा हमारे साथ मानोस हो जाएंगे। मगर तुलबा का हतक आमेज रवैया दिन बदन बढ़ता जा रहा था। 15 योम बौदान तरबीती इसातिज़ा की जांच पड़ताल के लिए टीम ने आना था, जो उनकी कारकर्दगी को देखने के बाद उन्हें मुस्तकबल का उस्ताद बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उस्ताद अमीन को पढ़ाने के लिए उस्ताद एक अजीम शख्सियत का मौजूआ मिला था, जिस पर वो रोजाना सैर हासिल गुफ्तगू करते। उन्होंने बताया कि अजीज तलबा उस्ताद को माशरे में एक बुलंद मकाम हासिल है, से वो फर्ज सौंपा है जो अल्लाह ने रसूलों और पैगंबरों को सौंपा था, यानी लोगों को तालीम और इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना। वो आपको जहालत के अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। हदीस कुदसी है कि उस्ताद की हैसियत रूहानी बाप की है। उसका हक अपने शागिर्दों पर इतना ही है जितना कि बाप है का अपनी औलाद पर है। आपके घर वाले आपको यहां इसलिए भेजते हैं कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएं। अगर खेल तमाशे में वक्त गुजार दिया तो यहां आने का कोई फायदा नहीं। आप उस्ताद की दिल से इज्जत व एहतराम करें। उस्ताद अमीन ने तलबा को बताया कि जब मुअज़्ज़िज़ मेहमान कमरा जमात में आएं तो आपने किस तरह का अंदाज अपनाना है। उन्होंने चीदा चीदा तलबा को सवाल व जवाब भी समझा दिए थे। उस्ताद अमीन ने सवाल पूछा तो एक तालिब इल्म ने खड़े होकर जवाब देने लगा, तो अंजुम ने आवाज लगाई, अबे अवहकले, क्यों उस्ताद को वक्त जाया कर रहा है, चल बैठ आराम से। उस्ताद अमीन को यह बात नागवार गुजरी, मगर खामोश रह गए। उन्होंने एक और सवाल का जवाब तालिब इल्म से पूछा, तो वो अभी जवाब दे रहा था कि इस की बात से अंजुम ने जोरदार कहकहा लगा, या तो देगर तलबा भी हंसने लगे। अब उस्ताद अमीन ने उसे कान पकड़कर डेस्क से बाहर निकाला और एक जनाटेदार थप्पड़ जोड़ दिया, तो अचानक कमरा जमात का माहौल यकस्सर तब्दील हो गया।
तलबा को तरबीती उस्ताद से इस तरह के रवैया की हरगिज़ तवक्का न थी। उस्ताद अमीन ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में उस्ताद हफीज भी बता रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि ये नौबत आए, मगर तुमने बिल्कुल मजबूर कर दिया। औस ने हिम्मत करके बाएतिमाद होकर सवाल का जवाब दियावर किया। आप में हिम्मत थी। अभी उस्ताद अमीन इंजुम को मजीद समझाना चाह रहे थे कि अचानक कमरा जमात में मेहमान इसातिज़ा आना शुरू हो गए। तमाम तलबा ने खड़े होकर अस्सलाम अलैकुम के अल्फाज अदा किए। जवाब में उन्होंने भी वालिकुम अस्सलाम और बिल्कुल पीछे के डिस्को में जाकर बैठ गए और इशारा करके उस्ताद को पढ़ाने का हुक्म दिया। तो उस्ताद अमीन ने लहजे को नर्म और शाइस्ता बनाते हुए कहा, अजीज तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि चंद दिनों से उस्ताद की अजमत के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उस्ताद इल्म की शम्मा रोशन करता और जहालत के अंधेरे दूर करता है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो उस्ताद को उस्ताद समझते हैं, औस की कदर करते हैं, औस की अजमत व बड़ाई को मानते हैं, औस के पढ़ाए हुए सबक को अच्छी तरह ज़हन नशीन करते हैं। वक्त पर पढ़ना और वक्त पर खेलना ही अच्छे तालिब इल्मों की निशानी है। याद रखना गया, वक्त कभी हाथ नहीं आता। अगर आपने ये वक्त गुजार दिया तो आप सारी जिंदगी एक नाकाम इंसान की तरह गुजार देंगे और अल्लाह न करे कि आप बाजार में रेढ़ियां लगाएं। अगर उस्ताद आपको मारता है तो आपके भले और फायदे के लिए ही हर उस्ताद हर तालिब इल्म को अपना बेटा समझता है। उस्ताद आपको माशरे में एक बुलंद मकाम पे फायज होता देखना चाहता है। इजीज तलबा, आप खूब पढ़ो, इसकी कदर करो। अंजुम शर्मंदगी से सर झक हुए बैठा था, मगर दिल में उसने ये अहद कर लिया था कि आज से वो दिल लगाकर पढ़ेगा और उस्ताद की कदर करेगा। इसने दिल में ये इरादा भी किया कि उस्ताद की इज्जत करने में ही कामयाबी का राज छिपा है। नासिर 10वें जमात का तालिब इल्म था और पढ़ाई समेत हर काम में सुस्त था। एक दिन स्कूल में उर्दू के उस्ताद का लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा, इलामा इकबाल ने नई नस्ल को शाहीन सिफत कहा था। आन के हर शायर में कोई न कोई पैगाम छिपा होता है। एक शायर में शायर मशरिक ने नौजवानों से खिताब किया है। इसमें भी एक नसीहत पोशीदा थी। जवानों को मरी सहर दे फर इंशाहें, बच्चों को बालो पर दे। इस शायर में अलामा इकबाल अल्लाह ताली के हुजूर दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरी कौम के सारे नौजवानों को मेरी सुबह के वक्त की वही फरियाद अता करने की तौफीक दे जो तूने मुझे दी है। ये शाहीन बच्चे हैं, अन्हें वो बालो पर यानी वो बाजों और परवाज की वो कुव्वत अता कर जिनकी मदद से वो बुलंदी पर पहुंचकर कामयाबी हासिल कर लें। शाहीन जैसी परवाज के लिए हिम्मत, जस्तजू, बुलंद सोच, मेहनत, रियाजत दरकार है और उसके लिए कौम को सुस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुनकर नासिर तो जैसे कहीं खो गया था। नौजवानों के लिए अलामा इकबाल की सोच और फिक्र के बारे में सोचता रहा। घर आकर वो खिलाफे मामूल खामोश रहा। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो गया। ख्वाब में उसकी मुलाकात अलामा इकबाल से हुई। उन्होंने थपकी देते हुए नासिर से कहा, बेटा, मैं तुम सबका इकबाल हूं, उठो और एक नई सुबह का आगाज करो। नासिर की आंख खुली तो उसने इरादा किया कि वो अपने आप को इकबाल के अफकार के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। हर वक्त सुस्त और लाउबाली सा नजर आने वाला लड़का चंद ही दिनों में बदल चुका था। अब वो सुबह सुबह उठता, नमाज फज्र अदा करता, फिर सुबह की सीर करता और पढ़ाई पर भी तौजह देता। इसके अंदर आने वाली इस तब्दीली पर लोग हैरान होने के साथ खुश भी थे। उम्मी अबू ने उससे इस खुशगवार तब्दीली का पूछ ही लिया, जिस पर उसने इकबाल के अशयार और ख्वाब में आने वाले हजरत इलामा इकबाल के बारे में बताया। शाबाश बेटे शाबाश, नासिर के अबू ने खुश होकर कहा। फिर सबने देखा कि मैट्रिक के इम्तिहान करीब आते ही नासिर ने भरपूर मेहनत की। उसके तमाम पर्चे बहुत अच्छे हुए और 3 माह बाद जब उसका नतीजा निकला तो उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। वो अपने स्कूल में दूम आया था। उसके वालिदीन, असातिज़ा और बहन भाई बहुत खुश थे। इस खुशी में शाम को घर पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। एक आदमी दौलत कमाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हालैंड गया। वो हालैंड के दाराल हुकूमत एम्स्टर्डम पहुंचा। इस शहर में इधर उधर घूमते फिरते उसने एक बहुत आलीशान इमारत देखी। बहुत देर तक इमारत को देखता और सोचता रहा कि ये किस शख्स का मकान है, कौन खुशकिस्मत शख्स उसमें रहता होगा, वो कितना मालदार होगा। एक आदमी करीब से गुजर रहा था।
मुसाफिर ने उस शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है, तो इस आदमी ने कहा, केनीटो वरस्टन। हॉलैंड की जबान में उसका मतलब है, मैं आपकी बात नहीं समझा। लेकिन मुसाफिर ये जबान नहीं जानता था, इसलिए उसने समझा कि ये आदमी मकान मालिक का नाम केनीटो वरस्टन बता रहा है। उस आदमी की ये ख्वाहिश अब और भी बढ़ गई कि वो छोटी मोटी नौकरी या मेहनत मजदूरी करने के बजाय कोई बड़ा काम कर खूब कमाए और बहुत सारी दौलत इकट्ठी करे। इस फिक्र में उसने और ज्यादा कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वो समंदर के किनारे पहुंचा। उसने देखा एक बहुत बड़ा जहाज गोदी पर लगा हुआ है और हजारों मजदूर सामान उतार रहे हैं। मुसाफिर ने एक आदमी से पूछा, ये जहाज किसका है? जवाब मिला, केनीटो वरस्टन। मुसाफिर फिर यही समझा कि ये जहाज के मालिक का नाम है। वह दिल में सोचने लगा कि केनीटो वरस्टन कितना रईस है, जो चीज देखो उसकी है। कुछ दिन बाद मुसाफिर ने देखा कि एक जनाजा जा रहा है। हजारों आदमी उस जनाजे के जुलूस में शरीक हैं। मुसाफिर समझ गया कि कोई बड़ा आदमी मरा है। उसने सोचा उस है आदमी का नाम मालूम करना चाहिए। जब उसने किसी से पूछा तो वही जवाब मिला कि नीटो वरस्टन। मुसाफिर को बड़ा रंज हुआ। वो सोचने लगा कि देखो कोई आदमी कितना ही बड़ा हो, कितनी ही दौलत और जायदाद का मालिक हो, मौत से नहीं बच सकता। तो फिर माल वो दौलत इकट्ठी करने का क्या फायदा? अब इस आदमी को देखो, सारा माल वो मता दूसरों के लिए छोड़कर रुखसत हो गया। मैं ख्वाह दौलत कमाने की फिक्र में मुल्कों मुल्कों घूम रहा हूं। मालदार बनने की ख्वाहिश ने मुझे परेशान कर रखा है। नहीं, अब मैं लालच नहीं करूंगा और जो भी काम करूंगा मेहनत से करूंगा और बस इतना कमाऊंगा कि अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं और इज्जत से रह सकूं। मेहनत और ईमानदारी से कमाकर खाने में ही जिंदगी मजे से गुजरती है। सांघड़ की मिलके। राइटर जिनजाद किस्त एक। वडेरे फर्जंद खोड़ू के दोनों गिरगों के हाथों में लाठियां थीं और उन्होंने गर्म जमीन पर चित लेटी लड़की के दोनों बाजों पर अपने पांव रखे हुए थे। तभी दूर खड़े फर्जंद खोड़ू ने इन दोनों से चलाकर पूछा, इस कमबख्त ने इकरार किया नहीं? ये सुनकर लाठी बरदार बोला, ना साईं ना। हुक नंबर डीचूर है ना मनी। फर्जंद खोड़ू जरा करीब आया और लड़की का जायजा लेने लगा। लड़की का रंग गोरा और उम्र 15-16 साल थी। इसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे जिन्हें कई जगहों से रफू किया गया था। बाल लंबे और चेहरे पे आए हुए थे, इसीलिए वडेरे को इसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वडेरे ने दोनों गिरगों को इशारा किया तो उन्होंने लड़की के बाजुओं पर से अपने पीर उठा लिए। लड़की तड़प कर उठ बैठी और रोते हुए अपने बाजुओं को पीछे मोड़कर कमर को ऐसे छुआ जैसे झुलसती हुई पीठ को सहलाने की कोशिश कर रही हो। इसी दौरान इसके चेहरे से यकलख्त बाल हिट गए। जहां इसकी पीठ को तपती जमीन से छुटकारा मिला था, अब वहीं इसका चारा वडेरे फर्जंद की आंखों में आ जाने से इसकी मुसीबत में मजीद इजाफा हो गया। इसकी फराख पेशानी पर छोटी सी बिंदिया सज्जी हुई थी और गिले में एक धागा भी था। धागे पर नजर पड़ते ही वडेरे की नजरें इसकी भरी भरी छातियों तक पहुंची और वहीं टुक गई। वडेरा चंद सानियों तक इसकी छातियों को बड़ी गौर से तूता रहा और फिर अचानक आगे बढ़कर वडेरे ने इसे बालों से पकड़ा और बोला, क्या ना है तेरा छे विक्री? लड़की ने तकलीफ से वडेरे की तरफ देखा और आंखों से बहते आंसुओं से रूंधी आवाज में बोली, साईं शकूमल ही। ये सुनकर वडेरे ने इसे बालों से पकड़कर आगे घसीटा और नहर के किनारे लापटखा। इस खैंचातानी के दौरान लड़की ने किसी किस्म की कोई मुजाहमत न की। वडेरा बोला, क्यों की तूने चोरी? लड़की दोनों हाथ जोड़कर बोली, साईं मैंने चोरी नहीं की। रोटी का एक टकरा जमीन पर गिरा था, वो मैंने उठा लिया और अपने भूखे भाई को दे दिया। इतना कहते ही वडेरे का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा तो उसका होंठ फट गया। थप्पड़ लगते ही इसने लबों से रस्ते लहू को पोंछे बगैर अपना चकराता सर ऊपर उठाया और गहरी नजरों से वडेरे को तकने लगी। हरामजादी तेरी ये जरत! वडेरे ने दांतों को पीसते हुए इसे बालों से पकड़ा और घसीटकर नहर के अंदर ही फेंक दिया। लड़की पानी में गिरी और उसने हाथ पीर मार कर खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन वडेरे ने एक बार फिर उसके बाल पकड़कर इसे अपनी तरफ घसीटा और दोबारा धक्का दे दिया। लड़की के गीले कपड़ों और कीचड़ के छींटों से वडेरे का उजला जोड़ा भी कीचड़ ज़दा हो चुका था। इसने एक बार फिर लड़की को बालों से पकड़ा और डुबकी लगवाकर बाहर खींच लिया। बाहर आते ही लड़की पूरा मुंह खोलकर किसी मछली की तरह सांस लेने लगी।
वडेरे ने इसे खींचा और फिर नहर के किनारे घास पर मुंह के बिल ला फेंका। लड़की गिरी और फुट से उठकर सीधी हो गई। तभी अचानक वडेरे ने इसकी कमीज के गिरेबान को दोनों कंधों के बीच से पकड़ कर ऐसा जोरदार झटका दिया कि इसकी कमीज चरर की आवाज से फट गई और उसके साथ ही लड़की के कोहर ढाते नौखेज पिस्तान सबके सामने उबल पड़े। जैसे ही उनकी नज़र लड़की के कमसिन पस्तानों पर पड़ी, वहां मौजूद दोनों गुर्गे और वडेरा फर्जंद हिज्जानी अंदाज में मुश्तइल हो गए। उन्हें अपनी जानिब घूरता देखकर लड़की ने अपने नंगे बदन को बाजुओं से छुपाने की कोशिश की तो तभी वडेरे ने इसकी छाती पे पैर रखकर पीछे को धकेल दिया। वो फिर से कमर के बिल झुकती जेगत जमीन पर जा गिरी। वडेरे ने अपनी अजरक कंधे से उतारी और घास पर फेंक दी। फिर उसके ऊपर झुकते हुए हाथ इसकी टांगें की तरफ बढ़ाकर शलवार का इजार बंद नोच डाला और झटके से शलवार घुटनों तक सिरका दी। लड़की ने अपने थर थर कांपते हाथों को तेजी से हरकत दी और एक बाजू से अपना सीना जबकि दूसरे हाथ से टांगों के बीच का खम छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वडेरा फर्जंद सीधा हुआ और फिर अचानक अपना नाला खोलाने लगा। लड़की ने अपने नंगे होने पे इतनी शर्मिंदगी और खौफ महसूस नहीं किया था, मगर वडेरे की ये हरकत देखकर तो वो शर्म से पानी पानी हो गई और उसके होश ही उड़ गए। वो कमसिन जरूर थी, मगर इसे इतनी खबर तो थी कि वडेरा अब इसकी इज्जत पामाल करके ही दम लेगा। खौफ के मारे इसकी आवाज हल्क में फंस कर रह गई और वो फटी फटी आंखों से अपनी उतरी शलवार को घूरे जा रही थी। वडेरे फर्जंद ने इसके जुर्म की सजा के तौर पर इसे मारने पीटे की बजाय इसकी इज्जत तार तार कर देना बेहतर समझा था। इसी सोच के जेर असर वो इस कमसुन दोशीजा पर चढ़ दौड़ा। जैसे ही वडेरे ने सर आम शकू मल्ही की इज्जत पर हाथ डाला, इसके गुर्गे दूसरी तरफ मुंह मोड़े ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि वहां हो किया रहा है। बस्ती के वो तमाम कमसिन बच्चे और बच्चियां जो इस वक्त वहां मौजूद थे, दीदे फाड़े ये मंजर देख रहे थे। इस मजमा में अक्सरियत को तो ठीक से ये मालूम भी नहीं था कि आखिर वडेरा शकू के साथ कर किया रहा है। पहले तो शकू मल्ही काफी देर तक अपनी बेबसी और वडेरे की ज्यादती पर चीखती रही, मगर फिर रफ्ता रफ्ता इसकी चीखें मदहम होती गईं और फिर बिल्कुल ही खत्म हो गईं। शकू नीम गशी की हालत तक पहुंची तो वडेरा भी इसके ऊपर से हिट गया। तभी इसने एक तंजिया निगाह लड़की पर डाली और शलवार का इजार बंद बांधते हुए बोला, जा तेरा कसूर मुआफ की। चुल्लू अब ऐसे वडेरे ने अपने गिरगों की तरफ खौफनाक नजरों से देखा और झट से घोड़े पर बैठते ही इसे अलिफाड़ लगाकर दोबारा फसलों की कटाई की जानिब चल पड़ा। रास्ते में इसे दोपट्टे और जूतों से बेनियाज दो औरतें बस्ती की तरफ भागती दिखाई दीं। इनमें से एक शकू की मां थी और दूसरी चाची। शायद उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि शकू को वडेरे के खाने से रोटी चुराने के इल्जाम में इसके गिरगों ने पकड़ लिया है। मगर जितनी देर में वो दोनों वहां पहुंची, इससे पहले ही शकू को इसके जुर्म की सजा मिल चुकी थी और वडेरे ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए शकू मल्ही को मुआफ भी कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस कदर भयानक जुर्म के बावजूद भी किसी वडेरे ने किसी हिंदू को मुआफ कर दिया हो। हिलाहे कि इसका गुनाह तो नाकाबिल मुआफी था। एक हिंदू लड़की के हाथ में घी लगी रोटी का टुकड़ा देखा गया था और उसका साफ साफ मतलब ये था कि इसने ये टुकड़ा वडेरे की थाली से चराया था। एक तो इसने वडेरे की थाली प्लीद कर दी थी और ऊपर से चोरी जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब भी किया था। ये तो शकू की खुशकिस्मती थी कि इसका चारा वडेरे को भाग गया और उसने इसकी सजा मुआफ भी कर दी, वरना फिर शायद शकू उम्र भर के लिए एक हाथ से माजूर हो जाती। खपरू जिला सांघड़ का बॉर्डर के पास का इलाका था। यहाँ की 60% आबादी मुसलमान थी और बाकी सब हिंदू। यहाँ के वडेरे ही यहाँ के बेताज बादशाह थे और उन वडेरों के जुल्म और सितम की दास्तानों से एका बच्चा बच्चा वाकिफ था। इस वसी व अरीज इलाके की जागीर खोड़ू खानदान के वडेरे सुल्तान खोड़ू की मलकियत थी। वैसे तो इस तमाम जमीन और जायदाद का अलिफुलोता मालिक सुल्तान खोड़ू ही था, लेकिन इसके बाद इस तमाम जायदाद के 4 जानशीन और भी थे। सुल्तान खोड़ू का बेटा जिसका नाम अमजद था, वो ज़राअत के तमाम मामलात की निगरानी करने के साथ साथ थाने और कोर्ट कचहरी के मुमलत भी देखता था। अमजद खोड़ू बिला का शातिर और मतलब परस्त इंसान था। पूरे खानदान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ शख्स अगर किसी को कहा जाए तो वो सुल्तान खोड़ू का पोता और अमजद खोड़ू का बड़ा बेटा नवाज खोड़ू था। नवाज खोड़ू 4 जमातें पास था, इसीलिए रुपए पैसे और फसल बेचने खरीदने का सारा काम नवाज के जिम्मे था। अपने बाप और चचा की निस्बत इसके मिजाज में धीमापन जरूर था, मगर वडेरों वाली तमाम खूबियां इसमें भी पाई जाती थीं।
یہ بھی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی کا نام زرتاج سمرو تھا۔ نواز کھوڑو ساتھ والے گاؤں میں موجود کھوڑو خاندان کی دوسری حویلی میں رہائش پذیر تھا اور اس گاؤں کی جاگیر بھی دیکھتا تھا۔ سلطان کھوڑو کے دوسرے یعنی چھوٹے پوتے کا نام نوشاد تھا، جو کہ ابھی تک بچہ شمار ہوتا تھا۔ اس کا کام شہر میں پڑھنا اور آوارہ گردی کرنا تھا۔ وہ اکثر شہر میں ہی رہتا اور ہفتے میں 1-2 بار حویلی کا چکر لگا جاتا تھا۔ اسے دیہاتی ماحول اور دیہاتی لوگوں سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس شہری حسیناؤں کا دیوانہ تھا۔ چوتھے جانشین یعنی بھتیجے کا نام فرزند کھوڑو تھا اور اس کے ذمہ ہاریوں اور مزدوروں کی دیکھ بھال تھی۔ ان کے مثلیے مسائل حل کرنا اور ان پہ حکومت قائم رکھنا فرزند کی ذمہ داری تھی۔ بلا کا شراب نوش اور چرسی ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں شدید قسم کی اذیت پسندی تھی۔ وہ بولتا کم اور مارتا زیادہ تھا۔ فرزند کی 2 بیویاں تھیں، ایک خاندانی بیوی جو سگے ماموں کی بیٹی تھی اور دوسری اس کے ایک دوست وڈیرے فریاد سمو کی بہن تھی۔ اس کی پہلی بیوی اس کی ہم عمر جبکہ دوسری بیوی فرزانہ سمو کی عمر فرزند کھوڑو سے نصف تھی۔ یہ دونوں بیویاں ایک ہی حویلی میں تھیں اور دونوں ہی اس کی اذیت پسند طبیعت سے خائف تھیں۔ بستر میں درندگی کی انتہا کی وجہ سے دونوں بیویوں کو ہی فرزند سے نفرت تھی اور اسی لیے بیویاں اس کے پاس ہی نہیں بھٹکتی تھیں۔ یہاں عام سوکنوں سے مختلف معاملہ تھا۔ اس کی دونوں بیویوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ فرزند کھوڑو اس کے نہیں بلکہ دوسری بیوی کے ساتھ رات گزارے۔ وڈیرا سلطان کھوڑو حویلی کے ڈیرے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور نصف درجن کے قریب محافظ کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے لیس اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اسی دوران باہر گھوڑوں کی ٹاپی سنائی دیں اور پھر چند لمحوں بعد ہی فرزند کھوڑو کا سیاہ دبلا پتلا وجود ڈیرے میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے عادتنا اپنی ٹوپی کو درست کیا اور جھک کر سلطان کھوڑو کو سلام کیا۔ سلطان نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور برا سا منہ بنا کر بولا، فرزند، تجھے گند میں منہ میں مارنے کی کیا عادت ہے؟ فرزند کھوڑو اس کی بات سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ شکو ملہی کے ساتھ زیادتی کی طرف ہے۔ اس نے فوراً تیش بھری نظروں سے محافظوں کی طرف دیکھا جو اب گنگے بہرے بنے کھڑے تھے۔ اسے اس بات پر بہت غصہ آیا کہ اتنی جلدی یہ بات تایا سلطان تک کیسے پہنچ گئی۔ نوٹ: اگلی قسط جلدی چاہیے تو پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو لوگ اس کہانی کی تمام ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں مجھے فرینڈ ریکویسٹ لازمی بھیج دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اس طرح آپ لوگوں کو اگلی قسط ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں الفے گی۔ ناول کے اغز میں ہی بتاتا چلوں کہ یہ کہانی بالکل سچی اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آج سے پہلے اتنی مزیدار کہانی آپ لوگوں نہ کبھی پڑھی ہوگی اور نہ آئندہ کبھی پڑھ سکیں گے۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آج کی قسط آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تحریر جن زاد، گروپ جنات کی دنیا۔